औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर एस्पायरेंट्स। क्या पाकिस्तान में डेमोक्रेसी सिर्फ एक ख्वाब है या एक अधूरी हकीकत? 77 साल, 4 माशाल्लाह और दर्जनों हुकूमतें, मगर आज भी सवाल वही है, ताकत का सरचश्मा कौन है? अवाम है या खवास है, यानी एलीट क्लास है? आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सियासी तारीख के उन बंद कमरों के राज खोलेंगे। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सियासी तारीख के उन बंद कमरों के राज खोलेंगे जहां फैसले किए जाते हैं। हम बात करेंगे उन 6 स्तंभों की जिस पर जमहूरियत खड़ी होती है, और उन ग्लोबल केस स्टडीज की जिन्होंने बदतरीन हालात में भी अपना रास्ता बदला। अगर आप सीएसएस या पीएमएस के तालिब इल्म हैं या सिर्फ एक बाखबर पाकिस्तानी, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हम मसाइल पर बात नहीं करेंगे बल्कि हम उन सॉल्यूशन की राह दिखाएंगे जो पाकिस्तान को एक स्टेबल फ्यूचर और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फराहम करेगा पाकिस्तान को। चलिए हम पाकिस्तान की जमहूरियत का पोस्टमार्टम करते हैं। तो पोस्टमार्टम करने के लिए हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप वो मजबूत हुई। उसके बाद की पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर स्टेटस इन पाकिस्तान। डेमोक्रेसी का क्या स्टेटस है, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कौन कौन से हैं और उनका स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी टू पाकिस्तान के क्या फायदे हैं पाकिस्तान को डेमोक्रेसी के। उसके बाद देखेंगे कि काजेज ऑफ फ्रेजाइल डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कौन कौन से वो हैं काजेज है, रीजंस हैं, फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में फ्रेजाइल डेमोक्रेसी पैदा करते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद मेजर चैलेंजेस टू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ भी जाए तो उसको कौन कौन से मेजर चैलेंज होता है वो डिस्कस करेंगे। और फिर ग्लोबल केस स्टडीज देखेंगे जिनको ऐसे मसाइल पेश आए और उन्होंने इसको कैसे हल किया वो देखेंगे। और एंड पे होगा हमारा ग्लोबल की स्टेजेस या रिकमेंडेशन टू इंश्योर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, कि हम इसको रिकमेंडेशन देंगे या कि स्टेज वे फॉरवर्ड होगा या सोल्यूशन होंगे जो इंश्योर करेंगे पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को। तो चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे द लर्निंग ग्रुप को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अगर पसंद आए, क्योंकि इस पर आपको जो पॉइंट्स दूंगा, बुलेट्स पॉइंट होंगे, वो प्रॉपर हेडिंग होगी और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी और एग्जामिनर फ्रेंडली होंगी। जो मेरा पॉइंट्स हो ये आपके सीधे एग्जाम में लिखने वाली वो हैं हेडिंग है, इसको आपको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं दे रहा हूँ आपको ऐसे एग्जाम में लिखें, ये आपके लिए वो कहते हैं एग्जामिनर फ्रेंडली है कि इसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। और ये वो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं और एग्जामिनर फ्रेंडली है कि आपका जो हेडिंग हुई उसको पढ़ के एग्जामिनर समझ लेगा कि इसमें आप किसकी बात कर रहे हैं। तो आप ये लिखेंगे। उसके बाद मैं आपको हर बुलेट्स पॉइंट के साथ फैक्ट एंड फिगर दूंगा ताकि आपको डाटा निकालने के लिए किसी और जगह से पॉइंट इकट्ठे ना करने पड़े, अखबार से या मैगजीन से डाटा निकालने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं ही आपको इतने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन दे दूंगा कि आपके लिए डेमोक्रेसी के रिलेटेड जितनी भी टॉपिक वो है कोटेशन है यहीं से कवर हो जाएंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डेमोक्रेसी का टॉपिक क्या चाहते हैं डिटेल में, अलॉन्ग विद फैक्ट्स एंड फिगर, और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और हम आप वीडियो को और मुझे कैसे इसकी क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं कि जो आपके लिए हेल्पफुल हो वो बताएं। और कौन से नए टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताएं। इंशाल्लाह हम आप इसी तरह डिटेल वीडियो आपके लिए बता कर देंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर वीडियो की तरफ। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। डेफिनेशन मैंने जब भी कोई चीज़ देता हूँ 2 डेफिनेशन देता हूँ ताकि आपको एक सिंपल डेफिनेशन और एक फॉर ऑथर डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव।
गवर्नमेंट बाय द पीपल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये होगी सिंपल डेफिनेशन। और अभी देखते हैं इब्राहिम लिंकन जो अमेरिकन सदर रहे हैं उसकी डेफिनेशन। गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये इसके बाद कोटेशन भी है, ये हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये उसकी डेफिनेशन होगी डेमोक्रेसी की। तो अभी हम चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, स्टार्ट करते हैं शुरू से। 1947 टू 1958 फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस एंड वीक इंस्टीट्यूशन। क्या में पाकिस्तान के इब्तदाई 11 साल सियासी अदम यानी पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी का था। कैद आज़म और लियाकत अली खान के बाद क्या जो लीडरशिप का फुकदान पैदा हुआ, इससे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में देर हुई और ब्यूरोक्रेसी की मुदाखलत ने जमहूरी इदारों को पनपने नहीं दिया। उसके बाद जो वो क्या कहते हैं ब्यूरोक्रेसी की जो मुदाखलत ने हिजोमिनी पैदा कर दी और जो जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन थे उनको वो ग्रोथ ही नहीं होने दी। इस दौर में 7 वज़ीर आज़म की तब्दीली ने पार्लियामेंट्री सिस्टम की कमजोरी को अयां कर दिया। इस दौर में इस 47 से 58 में यानी टोटल 11 सालों में 7 वज़ीर आज़म तब्दील किए गए, जिससे अनडेमोक्रेटिक कुत्तों को रास्ता मिला। जब 7 वज़ीर चेंज हुए तो उससे क्या कहता है कि आपको ये सूटेबल नहीं है, इसलिए जो गैर जमहूरी यानी अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस थे उनको रास्ता मिला। नंबर 2 है 1948 टू 1969 अयूब खान मिलिट्री रिजीम। ये दौर पाकिस्तान में बाकायदा मार्शल लॉ का गवाह बना। ये दौर पाकिस्तान में पहले बाकायदा मार्शल लॉ का गवाह बना। अयूब खान ने बेसिक डेमोक्रेसी का तस्वर पेश किया जो कि एक लिमिटेड पॉलिटिकल सिस्टम था। अगरचा माशी तौर पर उसे तरक्की की दहाई कहा जाता है। कहता है कि अयूब के दौर को तरक्की की यानी डेकेड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, लेकिन सियासी तौर पर उसने वफाक को कमज़ोर किया और मरकजियत को फ़रोग देकर अवामी आवाज़ को दबाया। लेकिन सियासी तौर पर इसने वफाक को कमज़ोर किया और सेंट्रल को फ़रोग देकर अवामी आवाज़ को दबाया। 1970 इलेक्शन एंड 1971 क्राइसिस सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। 1970 के इंतखाबात की तारीख के शफाफ तरीन नताइज इंतखाबात थे। 1970 के इंतखाब यानी इलेक्शन पाकिस्तान के तरीके ट्रांसपेरेंटेस्ट यानी शफाफ तरीन इलेक्शन थे, मगर उनके नताइज को तस्लीम न करना एक अजीम गलती साबित हुआ। इक़्तिदार की मुंतकली में नाकामी यानी ट्रांसफर ऑफ पावर्स में नाकामी और सियासी मज़ाकरात के डिले ने मुल्क को 2 लख्त करके रख दिया, 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। ये सबक मिला कि अवामी मैंडेट की तौहीन रियासत की इत्तेहाद को परा कर सकती है। इससे ये सबक मिला कि अवामी मैंडेट यानी जो अवामी ने इलेक्शन जो होते हैं इंतखाबात की तौहीन रियासत के इत्तेहाद को परा कर सकती है। उसके बाद है 1972 टू 1977 भुट्टो सिलेक्टेड गवर्नमेंट। सकूत ढाका के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बिखरे हुए पाकिस्तान को संभाला और 1973 का वो कहता है कि कलेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन दिया। इसके दौर में सोशलिज्म और अवामी रियासत को फ़रोग मिला। भुट्टो के दौर में सोशलिज्म और अवामी सियासत को फ़रोग मिला, ताहम अपोजिशन के खिलाफ सख्त इक़दाम और सदारती तर्ज हुक्मरानी के रुझान ने सियासी पोलराइजेशन पैदा की। ताहम अपोजिशन के खिलाफ सख्त इक़दाम और प्रेसिडेंशियल टाइप गवर्नेंस के रुझानात ने सियासी पोलराइजेशन पैदा की, जिसका इख्तिताम एक और फौजी मुदाखलत पर हुआ ख़त्म हुआ। उसके बाद है 1977 टू 1988 ज़ियाउल हक मार्शल लॉ। जनरल ज़िया का दौर लॉन्गेस्ट फौजी मार्शल लॉ था, जिसने पाकिस्तानी माशरत और सियासत का रुख बदल दिया, जिसने पाकिस्तान की सोशल एंड पॉलिटिक्स का रुख ही बदल दिया। इस्लामाइजेशन के नाम पर सियासी जमातों पर पाबंदी और गैर जमाती इंतखाबात ने सियासी कल्चर को फ़िरका वारियत और मकामी दड़े बंदी मकामी लोकल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। इस्लामाइजेशन के नाम पर सियासी जमातों पर पाबंदी
और गैर यानी अन पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन ने सियासी कल्चर को फिरका वारियत और लोकल बॉडीज में तकसीम कर दिया, लोकल धड़ेबंदी यानी अपनी पार्टीज में तकसीम कर दिया। इस दौर के असरात आज भी पाकिस्तानी सियासत पर नजर आते हैं। इस दौर के असरात आज भी पाकिस्तानी सियासत में नजर आते हैं। उसके बाद 1988 टू 1999 अल्टरनेटिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, ये दहाई बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान इक़्तिदार की कशमकश की अलामत है। उसे खोई हुई दहाई भी कहा जाता है, उसे खोई हुई दहाई भी कहा जाता है, क्योंकि आर्टिकल 58(2)(b) के जरिए के जरिए मुंतखब हुकूमत को बार बार बरतरफ किया गया था। इदारों के दरमियान क्लैशेज और डिनास्टिक पॉलिटिक्स के गलबे ने जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल नहीं करने दिया। इदारों के दरमियान तसादुम यानी क्लैशेज और डिनास्टिक पॉलिटिक्स के गलबे ने जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल नहीं करने दिया। इस दौर में 1988 टू 1999 में नेशनल पॉलिटिक्स ने गलबे की जमहूरियत को इस्तेकाम हासिल नहीं करने दिया। तो इसके कोटेशन नोट कर लें इस दौर के बारे में। द डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन ऑफ द 90s वाज अ कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी वेयर द म्यूजिक प्ले बट कंडक्टर वाज ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। वेयर द म्यूजिक प्लेड बट द कंडक्टर वाज ऑलवेज इन यूनिफॉर्म। और ये किसने कहा? ये मलिया लोधी ने कहा है। और उसने किसने कहा है बुक में? पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, बियॉन्ड पाकिस्तान क्राइसिस स्टेट में मलिया लोधी ने ये कहा है। तो देखते हैं 1999 टू 2008 मुशर्रफ मिलिट्री रूल। जनरल मुशर्रफ ने रोशन ख्याल इक़्तिदार पसंदी का नारा लगाया। रोशन ख्याल इक़्तिदार पसंदी का नारा लगाया, लेकिन इक़्तिदार पर गिरफ्त मजबूत रखी। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के जरिए नई क़यादत पैदा करने की कोशिश की गई, मगर आला सतह पर सियासी इंजीनियरिंग जारी रही, यानी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जारी रही। 2007 के जुडिशियल अदलिया बहाली तहरीक ने इस आमलियत के खात्मे में एक अहम किरदार अदा किया। 2007 की अदलिया बहाली तहरीक ने इस अमलियत के खात्मे में अहम किरदार अदा किया। तो एग्जाम्पल नोट कर ले इसको। वो कहता है द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन बिटवीन मुस्लिम लीग नून एंड पीपी इन लंदन वाज अ लैंडमार्क global example of political rivals uniting to end military interference in Pakistan। लंदन में साइन हुआ जो चार्टर डेमोक्रेसी हुआ was a landmark global example of political rivals uniting to end military interference in Pakistan। उसके बाद आज अभी की बात कर लेते हैं 2008 टू प्रेजेंट रिटर्न टू सिविलियन रूल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन। 2008 से अब तक पाकिस्तान में मुसलसल जमहूरियत मुंतकिल हो रही है, जो कि एक मस्बत अलामत है। 18वीं तरमीम ने सूबाई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यकीनी बनाया, ताहम हाइब्रिड सिस्टम के बहस, इकनॉमिक क्राइसिस और सियासी अदम बर्दाश्त ने इस तसलसल को चैलेंज कर रखा है। जमहूरियत अब भी इर्तकाई मराहिल पाकिस्तान में इर्तका यानी एवोल्यूशन फेज में है। 18वीं तरमीम ने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को यकीनी बनाया इस दौर में, ताहम हाइब्रिड सिस्टम के बहस, इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल इंटॉलरेंस ने इस तसलसल को चैलेंज कर रखा है। पाकिस्तान में जमहूरियत अब भी एवोल्यूशन फेज में है। तो ये हो गया आपका एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अभी हम डिस्कस करते हैं कि 6 की पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर स्टेटस इन पाकिस्तान। जो सबसे पहला जो की पिलर है डेमोक्रेसी का वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। पाकिस्तान में इलेक्शंस तसलसल तो कायम है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमेशा सवाल निशान रही है। पाकिस्तान में इलेक्शन में जो कंटिन्यूटी तो है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी हमेशा सवालिया निशान रही है। इलेक्शन में मुबैना धांधली, टेक्निकल खराबियां और बैरूनी मदाखलत अवामी मैंडेट की साख को मुतासर करती है।
जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंस हासिल नहीं करता, जमहूरियत की ये बुनियाद कमज़ोर रहेगी। पाकिस्तान में ये जमहूरियत की बुनियाद कमज़ोर रहेगी। तो इसके फैक्ट नोट करें। इन द 2024 जनरल इलेक्शंस, वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड एट अप्रोक्सीमेटली 47.6%, with widespread allegation of interference and a significant delay in transmission of result from 47 controversy। उसके बाद नंबर 2 है रूल ऑफ लॉ। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का तस्वर एलीट की गिरफ्त के नजर हो चुका है, एलीट कैप्चर की नजर हो चुका है। ताकतवर तबकात के लिए अलग और कमज़ोर के लिए अलग कानून का तसव्वुर जुडिशियल सिस्टम पर अवामी एतमाद को ठेस पहुंचाता है। कानून की बरतरी के बगैर, यानी रूल ऑफ लॉ के बगैर हकीकी जमहूरी कल्चर को फ़रोग नामुमकिन है। रूल ऑफ लॉ के बगैर हकीकी जमहूरी कल्चर का फ़रोग पाकिस्तान में नामुकम्मल है या नामुमकिन है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान रैंक्ड 130 आउट ऑफ 143 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। पाकिस्तान रैंक्ड 130 आउट ऑफ 143 कंट्रीज इन वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025। सेपरेशन ऑफ पावर्स, कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जेक्टिव के इख्तियार वाज़िह हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली तौर पर लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव और जुडिशरी के इख्तियार अलग अलग हैं, मगर प्रैक्टिकली इनका दरमियान मादाराई होती है। अक्सर इनके दरमियान पॉलिटिक्स ऑफ पावर होती है। इंतजामिया का अदालती मामलात में असर रसूख और अदलिया के सियासी मामलात में मदाखलत ने रियासत के इन सतूनों को तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। एग्जेक्टिव का जुडिशियल मामलात में असर रसूख बढ़ाना 26 और 7 अमेंडमेंट है, उसमें उसका असर रसूख बढ़ाया गया है। अदलिया के सियासी मामलात में मदाखलत ने, उसके बाद अदलिया जो है उसके पास वो पावर इस्तेमाल करता है, सो मोटो पावर। तो उसने अदलिया के सियासी मामलात में दाखलत ने रियासत के इन सतूनों का तवाज़ुन बिगाड़ दिया है। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। द 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2024 introduced significant changes to judicial appointment process, which critics argue has increased executive influence over the judiciary. Which critics argue करते हैं कि has जो amendment increased executive influence over the judiciary. Separation of power या judicial executive का बढ़ाया गया है। उसके बाद है civil liberties। जमहूरियत डेमोक्रेसी की खूबसूरती जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है। लेकिन पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप और इंसानी हकूक के कारकुनों पर दबाव बढ़ रहा है। इंटरनेट की बर्निश, सोशल मीडिया कवानीन ने शहरियों की बुनियादी आज़ादियों को महदूद कर दिया है, जो कि सेहतमंद डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। जमहूरियत की खूबसूरती फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया सेंसरशिप और इंसानी हकूक के कारकुनों पर दबाव बढ़ रहा है। इंटरनेट की बंदिश और सोशल मीडिया कवानीन ने शहरियों की बुनियादी आज़ादियों को महदूद कर दिया है, जो कि एक सेहतमंद डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। पाकिस्तान फेल टू 158 प्लेस इन 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। पाकिस्तान गिरा है टू 158 प्लेस इन द 2025 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उसके बाद जो लास्ट की पिलर ऑफ डेमोक्रेसी वो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, और ये गुड गवर्नेंस का भी पार्ट है। अकाउंटेबिलिटी का अमल अक्सर सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है। पाकिस्तान जो है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी की पिलर है, लेकिन पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अक्सर पॉलिटिकल रिवेंज यानी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से उसकी जो वो है
वैल्यू है या उसकी जो रेपुटेशन है वो मुतासर होती है। सरकारी इदारों में करप्शन और मालूमात तक रसाई की कमी ने ट्रांसपेरेंसी के अमल को मफलूज कर दिया है। सरकारी इदारों में करप्शन और मालूमात तक रसाई की कमी ने ट्रांसपेरेंसी के अमल को मफलूज कर दिया है। एक इम्पार्शियल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ही जमहूरियत को मजबूत कर सकती है। एक अनपार्शियल अकाउंटेबिलिटी सिस्टम ही जमहूरियत को मजबूत कर सकती है। ये हो गया लास्ट इसका वो पिलर है, वो है पॉलिटिकल प्लुरलिज्म, यानी रेडिकलाइजेशन उसको वो खत्म, पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म की जाए, बल्कि पॉलिटिकल प्लुरलिज्म होना चाहिए। पाकिस्तान में मल्टी पार्टी सिस्टम तो मौजूद है, लेकिन सियासी जमातें खुद जमहूरी इक़्तिदार से मुबना है, यानी आ रही हैं, यानी अब उन पर अमल नहीं करती। डायनास्टिक पॉलिटिक्स और जमातों के अंदर इंतखाबात ना होना सियासी कुसरत राय को महदूद करता है, यानी पॉलिटिकल मल्टी वो क्या एडवाइजेस को महदूद करता है। जब तक सियासत निचली सतह से नहीं आए उभरेगी, जमहूरियत चंद खानदानों तक महदूद रहेगी। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। रिसर्च फ्रॉम द पाइड पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स indicate that dynastic legislators have historically constituted approximately 50% of the elected representative in various election cycles. Constituted approximately 50% of the elected representative in the various election cycles. ये हमारे की पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं। अगली स्लाइड से पहले जाने से पहले इनमें से कोई चार आप देख कर भी कोई से चार हमारे कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि आपको याद हो जाएंगे। जब आप हाथ से चीज लिखेंगे कमेंट सेक्शन में तो ये आपको याद हो जाएंगे। इनमें से आप देख के लिखें या आंखें बंद करके इसको लिखें। 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन कमेंट सेक्शन में लिख दें ताकि आपको याद हो जाएंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी टू पाकिस्तान को कौन कौन से फायदे होते हैं अगर वो डेमोक्रेसी हो। सबसे पहला जो फायदा है वो है इंश्योर्ड पब्लिक पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस। डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये ताकत का सरचश्मा आवाम को करार देती है, क्योंकि तो जो फिर जमहूरियत में जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, उसके बाद जो पावर्स में आते हैं वो फिर वो उनके इलेक्टेड में से वो पावर्स में आते हैं। पाकिस्तान जैसे जो मुआशरे में जमहूरी अमल शहरियों को फैसला साजी में हिस्सा लेने का मौका फराहम करता है। पाकिस्तान जैसे मुआशरे में डेमोक्रेटिक प्रोसेस शहरियों को फैसला साजी में हिस्सा लेने का मौका देता है, जिससे तर्ज हुक्मरानी में अवामी मंगों जरूरत की झलक नजर आती है। ये अमल निचली सतह पर सियासी शऊर पैदा करने का भी सबब बनता है। ये अमल लोअर सतह पर भी सियासी शऊर बेदार करने का बहस बनता है। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें। डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ द मुस्लिम्स। डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ द मुस्लिम हु टुक अपॉन कंप्लीट इक्वालिटी ऑफ मैनकाइंड एंड बिलीव इन फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। दोबारा नोट कर लें। डेमोक्रेसी इज इन द ब्लड ऑफ द मुस्लिम्स who look upon complete equality of mankind and believe in fraternity, यानी आखिरत पर इनका यकीन है, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। और ये किसने कहा है? क़ायद आज़म मोहम्मद अल-जिन्ना ने कहा था कराची में बार एसोसिएशन 1948 में कहा था। उसके बाद प्रोटेक्ट्स फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम इन पाकिस्तान। डेमोक्रेटिक सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शहरियों के फंडामेंटल राइट्स बाशमूल फ्रीडम एक्सप्रेशन, उसके बाद प्रोटेस्ट और मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी और मुतहर्रिक सिविल सोसाइटी जमहूरी दौर में ही मजबूत होते हैं। पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक्टिव सिविल सोसाइटी
जमहूरी दौर में ही मजबूत होते हैं। जो रियासत के खिलाफ इकदामात एक हिफाजती डाल का काम करते हैं। जैसे जो मुशर्रफ को जो हटाने में अहम करता था, वो जो था जुडिशल अदलिया की बहाली का जो था केस मुहिम थे, वो उसने मुशर्रफ को हुकूमत से निकाला था, वरना वो तो और 5-10 साल ले जाता। तो स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ जमहूरी डेमोक्रेसी इदारों की तमीर का नाम है। डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन की तामीर का नाम है। जब पार्लियामेंट जुडिशरी और एग्जेक्टिव अपने अपने आईनी दायरा कार में काम करते हैं तो कानून की हुक्मरानी वो स्टेबल होती है, रूल ऑफ लॉ इंश्योर होता है, स्टेबल होता है। एंड एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को डिनास्टिक और पर्सनल क्या कहते हैं, पर्सनल गिल्ट से निकालकर पिछड़ा पॉइंटों पर खड़ा करने में मदद देती है। एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी डिनास्टिक और पर्सनल जो है पर्सनैलिटी गिल्ट जैसी से असर रसूख से निकालकर प्रोफेशनल बुनियादों पर खड़ा करने में मदद देता है, जो लॉन्ग टर्म तरक्की के लिए बहुत जरूरी है, जो लॉन्ग टर्म तरक्की के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 4 है प्रमोट पीसफुल पावर ट्रांजिशंस। डेमोक्रेसी एक ऐसा अहम क्या कहते हैं, एक अहम सिस्टम है जो पुरअमन जो पीसफुल पावर ट्रांजिशन का करती है। पाकिस्तान में 2008 से जारी जमहूरी तसलसल ने मार्शल लॉ के खदशात को कम किया है। लेकिन अगर वो कहता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो तो उसमें पहले दो कौमें फौजें लड़ती हैं, उनमें फौजों में लड़ने के बाद जो मजबूत फौज होती है वो उसका जो बादशाह वो आता है हुकूमत में। लेकिन जो डेमोक्रेसी है इसमें जो पावर ट्रांजिशन होती है वो पीसफुल होती है। 2008 से पाकिस्तान में जमहूरियत जो पावर की ट्रांसमिशन हो रही है वो बड़े पीसफुली हो रही है। उसके बाद मार्शल लॉ के खदशात भी कम हुए हैं। वोट के जरिए हुकूमत की तब्दीली सियासी तल्खी को कम करती है। वोट के जरिए हुकूमत की तब्दीली सियासी तल्खियों को कम करती है और सियासत को दाखिली इंटरनल क्राइसिस और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जोई से भी बचा कर रखती है। और जो 5वां इसका फायदा है वो है इनहैंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इनहैंस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बराह रास्त इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रमोशनल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिसीज में तसलसल लाता है। डेमोक्रेसी पॉलिसियों में कंटिन्यूटी लाता है जिससे एफडीआई का जो फॉरेन इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ता है और फॉरेन एफडीआई बढ़ती है। जब पॉलिसियां पार्लियामेंट में बहस के बाद बनती हैं तो वो ज्यादा पायदार होती हैं। जब पॉलिसियां पार्लियामेंट में बहस के बाद बनती हैं तो ज़्यादा पायदार होती हैं, जो मुल्क को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और स्टेबल तरक्की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर गामजन करती हैं, जो मुल्क की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की राह पर गामजन करती हैं। तो ये हो गया आपकी एक और छठा इसका फायदा है स्पोर्ट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, स्पोर्ट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूजन। जमहूरियत जो कमजोर तबकात, खवातीन और मिनॉरिटीज को कौमी दायरे में शामिल करने का बेहतरीन जरिया है। डेमोक्रेसी कमजोर तबकात, खवातीन और मिनॉरिटीज को कौमी दायरे में शामिल करने का बेहतरीन जरिया है। पाकिस्तान में स्पेशल सीट्स और कोटा सिस्टम के जरिए मुआशरे के पसमानदा तबकात को पार्लियामेंट में नुमाइंदगी मिलती है। ये शमूल इंक्लूजन सोशल जस्टिस को फ़रोग़ देती है और वफाक की इकाइयों के दरमियान महरूमियों का ख़त्मा करके कौमी नेशनल इंटीग्रेशन को बेहतर करती है। डेमोक्रेसी नेशनल इंटीग्रेशन को भी प्रमोट करती है। क्यों, कैसे करती है? क्योंकि डेमोक्रेसी के जरिए उनको जो वीक क्लासेज हैं या पुअर क्लासेज हैं, उसके बाद जो मिनॉरिटीज हैं या ख़वातीन हैं, उनको इंक्लूजन करती है। तो इसका फैक्ट नोट कर लें,
In 2024 assemblies, women and minorities hold over 20% of seats due to constitutional safeguards, ensuring that marginalized voices contribute to the national legislative agenda. 20% of the seats due to constitutional safeguards, ensuring that marginalized voices contribute to the national legislative agenda. ये तो हो गया कि बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, पाकिस्तान को डेमोक्रेसी कौन कौन से फायदे हैं। अभी हम देखते हैं कि हमने इतने ज़्यादा फायदे हैं तो फिर हमें वो क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्यों नहीं पनप पा रही, पाकिस्तान डेमोक्रेसी प्रमोट क्यों नहीं हो पा रही। तो उसके पीछे देखते हैं क्या वजूहत हैं। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें कोई से आप 4 बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी टू पाकिस्तान बताएं कमेंट सेक्शन में। 4 बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी टू पाकिस्तान बताएं। नंबर पहला जो पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल मिलिट्री इंटरवेंशन डिस्टर्बिंग कंटिन्यूटी। हिस्टोरिकल मिलिट्री इंटरवेंशन डिस्टर्बिंग कंटिन्यूटी, इसको देखें, आप देखें इसकी जो एक बुलेट है ये प्रॉपर एक वो कहते हैं कि हेडिंग है, इसमें हिस्टोरिकल मिलिट्री इंटरवेंशन भी आ गई, डिस्टर्बिंग कंटिन्यूटी, ये सब कुछ एक्सप्लेन करी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वो हेडिंग है। पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में बार बार की गई मिलिट्री इंटरवेंशन ने सियासी तसल्सल को शदीद नुकसान पहुंचाया है। जब भी डेमोक्रेटिक अमल ने जड़ें पकड़ने की कोशिश की है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स ने उसे पटरी से उतार दिया है। इससे ना सिर्फ सियासी क़यादत की तरबियत रोकी बल्कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में सिविलियन बर्दाश्ती का तस्वर भी कमज़ोर हुआ। तो इसका फैक्ट नोट कर लें, पाकिस्तान हैज स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 33 years under direct military rule since its independence. Pakistan has spent approximately 33 years under direct military rule since its independence in 1947. उसके बाद है weak and politicized institutions. जमहूरियत की बका मजबूत इदारों में है, लेकिन पाकिस्तान में जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस जैसे अहम इदारे अक्सर सियासी दबाव का शिकार हैं। जहां इदारे मेरिट की बजाय सियासी वफादारी पर चलते हैं, जहां इदारे इंस्टीट्यूशन जो हैं कौन कौन से, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी और पुलिस मेरिट की बजाय सियासी वफादारी पर चलते हैं, तो वो अवामी खिदमत की बजाय मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लगते हैं। जो है वो अवामी खिदमात की बजाय मखसूस मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लगते हैं। इदारों की ये कमज़ोरी कानून की हुक्मरानी को मुतासिर करती है और अवाम का जमहूरी निज़ाम पर एतमाद उठा देती है। इदारों की ये कमज़ोरी या ये उनकी वो वफादारियाँ रूल ऑफ लॉ को मुतासिर करती हैं और अवाम को जमहूरी निज़ाम पर से एतमाद उठा देती हैं। तो इसका एग्जाम्पल नोट कर लें, The frequent use of NAB for political engineering has been criticized by the Supreme Court of Pakistan in various judgments. The frequent use of NAB, National Accountability Bureau, for political engineering has been criticized by the Supreme Court of Pakistan in various judgments, labeling it a tool for arm twisting opponents. तो इसको लेबल करते हैं, NAB को लेबल करते हैं, labeling it a tool for आर्म ट्विस्टिंग अपोनेंट्स। उसके बाद नंबर 3 जो फ्रेजाइल काज है वो है डिनास्टिक एंड पैट्रोनेज बेस्ड पॉलिटिक्स। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स चंद खानदानों के गिर्द घूमती है, जिसमें इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी की कमी है। सियासी जमातें नजरियात की बजाय डिनास्टिक और इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियोलॉजीज की बजाय डिनास्टिक और इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करती हैं। ये निज़ाम आम आदमी के लिए क़यादत के दरवाजे बंद कर देता है, क्योंकि जब वो कहता है कि उनके आने डिनास्टिक होती है, जब दादा से बाप, बाप से बेटा, बेटे से पोतरा, इस तरह शिफ्ट होती है, तो उसको उसमें जो गरीब बंदा कहाँ आएगा। तो इसलिए वो क़यादत के दरवाजे बंद कर देती है और सियासत को खिदमत की बजाय एक खानदानी कारोबार में तब्दील कर देती है। और जो सियासत को खिदमत की बजाय एक खानदानी कारोबार में तब्दील कर देती है, जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज को शदीद नुकसान होता है।
तो इसके बारे में कहता है कि अप्रोक्सीमेटली 50 to 60% ऑफ द सीट्स इन नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज आर consistently held by a few hundred influential political families in Pakistan। और ये कौन कह रहा है? ये पाइड कह रहा है। 50 to 60% of seats in national and provincial assemblies are constantly held by a few hundred influential political families। उसके बाद है करप्शन एंड पावर गवर्नेंस। और उसके बाद चौथा जो वजूहात है वो है करप्शन एंड पावर गवर्नेंस। करप्शन एंड पावर गवर्नेंस हुक्मरानी पावर गवर्नेंस ने पाकिस्तान को सोशल और इकोनॉमिक बेसिस को खोखला कर दिया, यानी कमजोर कर दिया है। जब अवामी फंड्स ट्रांसपेरेंसी के साथ खर्च नहीं होते तो गुर्बत और बेरोजगारी में इजाफा होता है, और जब करप्शन होती है तो फिर वो कहते हैं फंड की कमी जाती है तो डेवलपमेंट फंड कम हो जाता है। तो नाक़िस पावर गवर्नेंस से पैदा होने वाले मसाइल अवाम को डेमोक्रेसी से बेजार कर देते हैं। पावर गवर्नेंस से पैदा होने वाले मसाइल अवाम को डेमोक्रेसी से बेजार कर देते हैं और वो मायूसी में गैर जमहूरी हल की तरफ देखने लगते हैं, और वो मायूसी में गैर यानी अनडेमोक्रेटिक सोल्यूशन की तरफ देखने लगते हैं। जैसे बाबों से जब आपने बाबा से पूछेंगे कि इससे अच्छा डेमोक्रेसी से अच्छी तो वो मार्शल लॉ थे, जिसमें महंगाई तो कम थी, जो रोजगार भी था। अयूब के दौर को डेकेड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है, और मुशर्रफ के दौर को कहते हैं कि इसको भी, इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज आई पाकिस्तान में, इसमें बेरोजगारी कम हुई थी, इसमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी, पाकिस्तान में महंगाई कम रही थी। और जिया के दौर में कहते हैं कि जो चीन ने 12-13 साल हुकूमत किया जिया साहब ने, तो उसके दौर में जो महंगाई थी वो वही 0% थी। जो जिया साहब ने 2000 जो संभाला था, चीनी की कीमत जितनी थी और 12 साल में वही कीमत रही थी। इसलिए वो कहते हैं कि जो करप्शन और पावर गवर्नेंस की वजह से लोग अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो फोर्सेस को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो भूखे हर बंदे रोटी का बड़ा मकान तो चाहिए, तो ये नहीं मैटर करता कि उनको लीड कौन कर रहा है। तो इस करप्शन के बारे में जो बाइडेन की कोड नोट कर लें। जो बाइडेन जो वो हैं आपके सदर अमेरिका हैं। करप्शन इज अ कैंसर दैट स्टील्स फ्रॉम द पावर, ईट्स अवे एट गवर्नेंस एंड मॉरल फाइबर and destroy the trust of the people in their leaders। Corruption is a cancer that steals from the power, eats away at governance and moral fiber, and destroy the trust of the people in their leaders, and destroy the trust of the people in their leaders। So नंबर 5 जो है काज है वो है ethnic sectarianism and regional divisions। पाकिस्तान एक मल्टी पार्टी और वो कहता है कि मल्टीलैटरल मुआशरा है, लेकिन बदकिस्मती से लिंग्विस्टिक और सेक्टेरियनिज्म तकसीम को अक्सर सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान एक मल्टी पार्टी सिस्टम है और इसमें जो मल्टी कल्चर्स हैं, मल्टीलैटरल कल्चर्स हैं, लेकिन बदकिस्मती से लिंग्विस्टिक और सेक्टेरियनिज्म तकसीम जो सेक्टेरियनिज्म को अक्सर सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलाकाई जो रीजनल महरूमियाँ होती हैं, ख़ास तौर पर छोटे सूबों में वफाक को कमज़ोर करती है। जब सियासत कौमी एजेंडा की बजाय ग्रोही बुनियादों पर की जाए, जब सियासत कौमी नेशनल एजेंडाज की बजाय ग्रुप्स की बुनियादों पर की जाए तो ये नेशनल इंटीग्रेशन को पारा पारा कर देती है और जमहूरियत इस्तेकाम के लिए खतरा साबित बनती है। इससे क्या होता है कि जमहूरियत स्टेबल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। जब वो कहते हैं कि वो डिवाइड होगी ना, पूरे सिस्टम को डिवाइड करते हैं, कुछ हर ग्रुप की एक अपनी पार्टी है, ठीक है। जैसे पंजाब में नून लीग होती है, सिंध में पीपी होती है, केपीके में केपीके की पार्टी हमेशा चेंज होती है, लेकिन बाकी पंजाब की अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून है, हमेशा सीट्स इनके पास ही होती हैं। और 2008 से लेकर अभी तक पीपी ने ही सिंध में हुकूमत की है। तो बलूचिस्तान में भी जो सेंट्रल में होती है वही बलूचिस्तान में होती है। तो हर बंदे की अपनी वो कहते हैं पोलिटिकल पार्टी है, हर सूबे की। तो नेशनल एजेंडा की बात नहीं करते, बल्कि वो लोकल एजेंडा के कहते हैं कि पहले हमारे मसाइल हल करो, बाकी जो बाद में जाओ। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें। द लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस इन बलूचिस्तान रिगार्डिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन illustrates how regional disparity can lead to political instability and challenge the democratic federation।
द लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस इन बलूचिस्तान रिगार्डिंग रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एलस्ट्रेट बयान करती है हाउ रीजनल डिस्पैरिटी कैन लीड टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड चैलेंज द डेमोक्रेटिक फेडरेशन। ये हो गया आपको दरपेश चैलेंजेस थे डेमोक्रेसी को, पाकिस्तानी डेमोक्रेसी की वजूहात। वो कहते हैं कि फ्रेजाइल डेमोक्रेसी की पाकिस्तान, उसके 5 वजूहात हैं। आगे जाने से पहले आप हमें कोई से 4 की कैसे बताएं फ्रेजाइल डेमोक्रेसी पाकिस्तान, कोई सी 4 बता दें, कमेंट सेक्शन में टाइप करें ताकि आपको याद हो जाएगी ये। तो अभी हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ भी जाए, जैसे उसके दौर में आई थी, बेनजीर की थी, नवाज शरीफ की बनी 90s के दौर की, या फिर वो कहते हैं कि जब वो 1970s के इलेक्शन के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, उसको कौन कौन से चैलेंज फेस करने पड़ते हैं अगर एक खुदा ना खास्ता एक गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ भी जाए। तो सबसे पहले चैलेंज होता है सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस लिमिटिंग सिविलियन अथॉरिटी। सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस लिमिटिंग सिविलियन अथॉरिटी। पाकिस्तान में सिविलियन अथॉरिटी और फौजी मिलिट्री असर रसूख के दरमियान अदम तवाज़ुन जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में सिविलियन अथॉरिटी और मिलिट्री इन्फ्लुएंस के दरमियान इम्बैलेंस जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। लेजिस्लेशन खास तौर पर फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी मामलात में अक्सर जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस सिविलियन हुकूमतों की खुद मुख्तारी को महदूद करता है। जब तक फैसले पार्लियामेंट की बजाय कहीं और होते रहेंगे, हकीकी डेमोक्रेसी बलदस्ती का खौफ शर्मिंदा तबीयरी नहीं हो सकेगा। जब तक फैसले पार्लियामेंट की बजाय कहीं और होते रहेंगे तो हकीकी डेमोक्रेसी की बलदस्ती नामुमकिन है इन पाकिस्तान में। तो इसका फैक्ट नोट कर लें। द 27th constitutional amendment has further formalized the hybrid governance model, granting the military leadership unprecedented legal primacy over strategic and command structure. The 27th constitutional amendment has further formalize the hybrid governance model, granting the military leadership unprecedented, बहुत ज्यादा, इसकी पहले मिसाल भी नहीं है, लीगल प्राइमेसी ओवर स्ट्रेटेजिक एंड कमांड स्ट्रक्चर। तो ये हो गया। उसके बाद कहते हैं इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस अंडरमाइन लेजिटिमेसी। इलेक्शन की रेपुटेशन पर सवालात अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ हैं। इलेक्शन की रेपुटेशन पर सवालात अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान में हर इंतखाबात के बाद धांधली के इल्जामात, फार्म 47 का तनाज़ा और इंतखाबी अमल में मुबैना मुदाखलत हुकूमत की लेजिटिमेसी को कमज़ोर करती है। जब अवाम को लगे कि इनके वोट की अहमियत नहीं तो जमहूरी निज़ाम में उनका लगाव ख़त्म होने लगता है। इलेक्शन की रेपुटेशन पर सवालात अवामी मैंडेट की तौहीन के मुतरादिफ हैं। पाकिस्तान में हर इंतखाबात के बाद धांधली के वो कहते हैं एलिगेशन होते हैं। फार्म 47 का जो है तनाज़ा हमने भी देखा, इशू देखा, और इंतखाबी अमल में मुबैना मदाखलत, नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस की मदाखलत हुकूमत की लेजिटिमेसी को कमज़ोर करती है। अगर आप जाए तो उसको वो कहते हैं कि मैंडेट नहीं मिलता, तो उसकी जो फेवरेट होती हैं पार्टी उनको मैंडेट मिलता है। नंबर 3 जो चैलेंज हुआ है जुडिशरी पॉलिटिलाइजेशन एंड एक्टिविज्म। जुडिशरी का काम आइन की वो कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म अक्सर सियासी मामलों में मुदाखलत में बदल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म अक्सर पॉलिटिकल मामलात में मुदाखलत में बदल जाती है। हालिया बरसों में आइन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील और जजेस के तकर्रुर के अमल में इंतजामिया का बढ़ता हुआ यानी एग्जीक्यूटिव का बढ़ता हुआ अमल दखल अदलिया की आज़ादी पर सवाल निशाना है। जुडिशरी जो कहता है कि रिसेंट जो भी 26 और 27 अमेंडमेंट हुई है में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की तश्कील और जजेस की अपॉइंटमेंट के अमल में एग्जीक्यूटिव का बढ़ता हुआ असर रसूख अदलिया की इंडिपेंडेंस पर सवालिया निशान है।
नंबर 4 है मीडिया सेंसरशिप एंड प्रोपेगेंडा वार्स। आज़ाद मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा अहम स्टून वो कहता है स्टून है, पिलर है, लेकिन पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां और डिजिटल दहशतगर्दी जैसे कवानीन के जरिए आवाज को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान में मीडिया पर पाबंदियां और डिजिटल टेररिज्म जैसे कवानीन के जरिए आवाज को दबाया जा रहा है। सोशल मीडिया की बंदिश और सहाफियों के खिलाफ क्रैकडाउन ने मालूमात के आजादाना बहाव को रोक दिया है। इसके जो फैक्ट नोट कर लें, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी in 2025 has been flagged by human rights groups as a primary tool for state surveillance and curbing digital dissent। वो कहता है कि इसका स्टेट सर्विलेंस करना है और उसका जो दूसरा मकसद है वो कहता है जो उसके खिलाफ है, जो फ्रीडम एक्सप्रेशन जो हुकूमत के खिलाफ है उनको पकड़ना है। उसके बाद है राइजिंग एक्सट्रीमिज्म एंड सिक्योरिटी थ्रेट्स। वो कहता है कि एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म के साए में पूरे डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए मुस्तकिल खतरा है। एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए परमानेंट खतरा है। दहशतगर्द ग्रुपों की जानिब से सियासी रहनुमाओं को निशाना बनाना और रियासती वो कहते हैं प्लानिंग को चैलेंज करना सियासी सरगर्मियों को महदूद कर देता है। रियासती पुलिस को चैलेंज करना सियासी सरगर्मियों को मदद करता है। सिक्योरिटी पर उठने वाले अखराजात अवामी फलाह बहबूद को खा जाते हैं। सिक्योरिटी पर उठने वाले अखराजात अवामी फलाह बहबूद के बजट को खा जाते हैं, जिससे जमहूरी हुकूमतों की कारकर्दगी मुतासिर होती है। तो इसकी एग्जांपल नोट कर लें, कंटिन्यूड militant activity by the TTP and the Baloch separatist groups along the border regions has significantly hampered यानी रोक दिया है the provincial government ability to conduct smooth governance and development projects। तो जब ये चीजें होती है, ये भी हमारी रुकावट का हिस्सा मसला है ना, ये भी हमारी गवर्नेंस गवर्नमेंट को काम करने नहीं देती। नंबर जो लास्ट चैलेंज है वो है लो पब्लिक ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स। वो कहता है अगर हुकूमत आगे उनका यकीन ही नहीं होता इनमें, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जमहूरियत का फुकदान यानी उनको लेकर डेमोक्रेसी और लीडरों की डिनास्टिक पॉलिटिक्स ने आवाम स्पेशली नौजवान में मायूसी फैला दी है। जब क़यादत अवामी मसाइल हल करने की बजाय इक़्तिदार की जंग में मसरूफ नजर आए तो जमहूरी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से एतमाद उठ जाता है। तो इंस्टीट्यूशन जो जमहूरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से एतमाद उठ जाता है। ये अदम एतमाद अक्सर अवामी एहतजाज और निज़ाम से बेदारी की सूरत में ज़ाहिर होता है। ये अदम एतमाद अक्सर अवामी एहतजाज और निज़ाम से बेदारी की सूरत में ज़ाहिर होता है, जो जमहूरियत के लिए एक मोहलिक है। तो इसकी कोटेशन नोट कर लें, द ट्रस्ट इज द lubrication of democracy. Trust is the lubrication of the democracy. But in Pakistan, the friction of corruption and broken promises has stalled the engine of democratic process in Pakistan. The friction of corruption and broken promises has stalled the engine of the democratic process. इसको रोक दिया है, स्टॉल कर दिया, रोक दिया एक जगह। इंजन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस। और ये कौन कह रहा है? ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक चैलेंजेस 2026 की रिपोर्ट कह रही है। अभी हम देखते हैं ग्लोबल केस स्टडी जिन्होंने जो डेमोक्रेसी के नाजुक हालात इवन के हाइब्रिड रेजीम चैलेंज किया, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए अपने आप को डेमोक्रेटिकली मजबूत किया। उनमें जो सबसे पहली मिसाल है वो है हमारे पास इंडोनेशिया। पोस्ट सार्थो मिलिट्री पॉलिटिकल रोल ग्रेजुअली फेज्ड आउट थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स एंड सिविलियन सुप्रीमेसी।
इंडोनेशिया ने 1998 में जनरल सुहार्तो के लॉन्ग डिक्टेटरशिप के ऐद के खात्मे के बाद एक मिसाली डेमोक्रेसी का सफ़र का आगाज़ किया। इंडोनेशिया की तब्दीली का राज ग्रेजुअल एंड डिसिप्लिन रिफॉर्म्स थी। वहाँ की सियासी क़यादत ने फ़ौज के डुअल फंक्शन को यकदम ख़त्म करने की बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के ज़रिए दर्जा स्टेप बाय स्टेप महदूद किया। 2004 तक फ़ौज के पार्लियामेंट में मखसूस यानी जो स्पेशल इंस्टीट्यूशन थी ख़त्म कर दी गई और पुलिस को फ़ौज से अलग करके सिविलियन कंट्रोल में दे दिया गया। ये मॉडल पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन मिसाल है कि किस तरह इदारों के दरमियान टकराव के बगैर सिविलियन बालादस्ती हासिल की जा सकती है। नंबर दूसरे पे जो हमारे पास केस स्टडी है वो है साउथ कोरिया। 1980s to 1990s मास्ट प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म मिलिट्री रिट्रीट फ्रॉम पॉलिटिक्स। साउथ कोरिया की मिसाल ये साबित करती है कि अवामी ताकत और तलबा की तहरीकें किस हद तक फौजी डिक्टेटरशिप निज़ाम को शिकस्त दे सकती हैं। 1980 की दहाई में बड़े पैमाने पर होने वाले अवामी एहतजाज ने फौजी हुक्मरानों को बराह रास्त डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कराने पर मजबूर किया। इसके बाद आने वाले सिविलियन हुकूमतों ने बेखौफ एहतसाब की रवायत डाली, जहां साबिक मिलिट्री प्रेसिडेंट्स को उनके अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स पर अदालतों में जवाबदेह ठहराया गया। इस अमल ने साउथ कोरिया को एक हाइब्रिड रियासत से निकालकर एक स्टेबल और डेवलप्ड डेमोक्रेसी में तब्दील कर दिया। तो इनमें से हमें कौन सा समझते हैं, हमने जो स्टेप लेने हैं वो ग्रेजुअल लेने हैं और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करनी है। पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक के तजुर्बात में ये सबक है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए सिर्फ इंतखाबात काफ़ी नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती और इदारों की पार्शलनेस और अवामी बेदारी भी ज़रूरी है। तो अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान को इनमें से कौन कौन से वो सबक सीखने चाहिए, उससे वो सीखते हैं और डिस्कस करते हैं कि रिकमेंडेशन हैं। सबसे पहले करें स्ट्रेंथन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बुनियाद शफाफ इलेक्शन पर है। इलेक्शन कमीशन को माली और एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तियार होना चाहिए ताकि वो किसी भी बैरूनी दबाव के बगैर आज़ादाना फैसले कर सके। नंबर 2, इंश्योर सिविलियन सुप्रीमेसी ओवर मिलिट्री पुलिस डोमेन्स। सिविलियन सुप्रीमेसी का मतलब यह है कि तमाम कौमी पुलिसियाँ ख़ास तौर पर खारजा यानी फॉरेन पुलिसी और डिफेंस पुलिसी पार्लियामेंट के ताबे हों। जमहूरी निज़ाम में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को इस फैसले करने की मुकम्मल इख्तियार हासिल होना चाहिए। इस मकसद के लिए ज़रूरी है कि कौमी सलामती कमेटी जैसे इदारों को पार्लिमानी निगरानी में लाया जाए। नंबर 2 स्टेप है प्रमोट इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी एंड लीडरशिप रिन्यूअल। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर डायनेस्टिक बुनियादों पर चलती हैं जो जमहूरियत के लिए जहर कातिल हैं, जो उसके लिए जहर कातिल हैं। जमातों के अंदर रेगुलर बेसिस पे इंतखाबात और लोकल लेवल के कारकुनों को जो लोकल नीचे दर्जे के लोगों को भी क़यादत में आने की मौका देना ज़रूरी है। जब तक सियासी जमातें खुद डेमोक्रेटिक नहीं होंगी वो मुल्क में जमहूरियत कैसे ला सकती हैं। वो कहती जब तक पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक नहीं होंगी तो वो मुल्क में डेमोक्रेसी कैसे ला सकती हैं। तो इसके लिए उनको चाहिए कि वो इंटर पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करवाएं। नंबर 4 है गारंटी मीडिया फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन। आज़ाद मीडिया रियासत का चौथा सतून है जो हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी में अहम किरदार अदा करता है। मीडिया पर इम्पार्शल पाबंदियाँ और सेंसरशिप खत्म होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रेगुलेटरी इदारे की भी ज़रूरत है। इसके साथ साथ फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए एक आज़ाद और खुद मुख्तियार रेगुलेटरी इदारे की भी ज़रूरत है जो सियासी असर रसूख से पाक हो। रिफॉर्म जुडिशरी टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस एंड रूल ऑफ लॉ।
एक आज़ाद और इम्पार्शल जुडिशरी ही आइन की हिफाजत कर सकती है। जुडिशरी रिफॉर्म्स का मकसद मुकदमात के फौरी फैसले और जजों के तकर्रुर के अमल में मुकम्मल शफाफियत लाना होगा। जुडिशरी रिफॉर्म्स का मकसद मुकदमात के फौरी फैसले और जजों की जो अपॉइंटमेंट के अमल में मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी लाना होगी। अदलिया को सियासी माज राय से दूर रहकर सिर्फ कानून की तशरीह तक महदूद रहना होगा। जुडिशरी को सियासी माज राय यानी पॉलिटिक्स में इंटर होने की बजाय सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह तक महदूद रहना होगा। उसके बाद है एक्सपैंड सिविक एजुकेशन टू बिल्ड डेमोक्रेटिक कल्चर। जो डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने का नाम नहीं बल्कि एक बिहेवियर है जिसे तालीम के जरिए परवान चढ़ाया जाता है। एजुकेशनल सिलेबस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और शहरी जिम्मेदारियों को शामिल करना ताकि नई नस्ल में सियासी शऊर पैदा हो सके। एजुकेशनल सिलेबस में डेमोक्रेटिक वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शामिल करना ताकि नई नस्ल में सियासी शऊर को पैदा किया जा सके। उसके बाद है एड्रेस सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज फ्यूलिंग इंस्टेबिलिटी। माशी बदहाली और गुर्बत जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। माशी बदहाली और गुर्बत जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा मसला है। जब तक अवाम को रोटी, कपड़े और मकान जैसे बुनियादी मसाइल से निजात नहीं मिलेगी वो जमहूरी अमल में दिलचस्पी नहीं लेंगे। दौलत की मुनसिफाना तकसीम, टैक्स रिफॉर्म्स और पसमानदा इलाकों की तरक्की से ही सियासी इस्तेकाम हासिल किया जा सकता है। दौलत की मुनसिफाना तकसीम, टैक्स रिफॉर्म्स और पसमानदा इलाकों की तरक्की से ही सियासी इस्तेकाम हासिल किया जा सकता है और इससे डेमोक्रेसी पनप सकती है पाकिस्तान में। ये थी रिफॉर्म्स पाकिस्तान में डेमोक्रेसी को इंश्योर करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। बस सलाम।